नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे आर्थिक मॉडल। क्या पढ़ेंगे? आर्थिक मॉडल। आर्थिक मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल। इकोनॉमिक मॉडल में दोनों पढ़ेंगे, व्यष्टि आर्थिक मॉडल और समष्टि आर्थिक मॉडल। तो सबसे पहले व्यष्टि आर्थिक मॉडल। व्यष्टि आर्थिक मॉडल, व्यष्टि आर्थिक मॉडल। व्यष्टि आर्थिक मॉडल क्या होता है? व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करने के लिए हम कीमत का निर्धारण उस बिंदु पर करते हैं जहां मांग और सप्लाई, मांग और पूर्ति बराबर होती है। जहां पर मांग और पूर्ति बराबर होती है वहां पर किसका निर्धारण करते हैं? कीमत का निर्धारण करते हैं। तो कैसे लिखेंगे? व्यक्तिगत आर्थिक मॉडल में या मॉडल का अध्ययन हम उस बिंदु पर करते हैं, उस बिंदु पर कीमत का निर्धारण करते हैं। कीमत का निर्धारण करते हैं जहां मांग व पूर्ति बराबर होती है। जहां मांग व पूर्ति बराबर होती है। जहां मांग और पूर्ति बराबर होती है। क्या हो जाएगा? QD बराबर QS। क्या हो जाएगा? QD बराबर QS। जैसे QD बराबर QS। QD क्या है? किसी भी वस्तु की मांग है, डिमांड है, और ये किसी भी वस्तु की मात्रा की सप्लाई है, पूर्ति है। ठीक है। तो व्यष्टि आर्थिक मॉडल में हम कीमत का निर्धारण उस बिंदु पर करते हैं जहां पर मांग और पूर्ति बराबर होती है। व्यक्तिगत आर्थिक मॉडल का अध्ययन हम उस बिंदु पर कीमत का निर्धारण करते हैं जहां पर मांग व पूर्ति बराबर होती है। ऐसे भी कह सकते हैं, व्यक्तिगत आर्थिक मॉडल का अध्ययन करने के लिए हम कीमत का निर्धारण उस बिंदु पर करते हैं जहां पर मांग और पूर्ति बराबर होती है। जैसे QD बराबर QS। QD माना हमने QD पर ब्रेड की कीमत का निर्धारण करना चाहते हैं। तो ब्रेड की कीमत का निर्धारण करना चाहते हैं, माना हम ब्रेड की कीमत का निर्धारण करना चाहते हैं। माना हम ब्रेड की कीमत का निर्धारण करना चाहते हैं। ब्रेड की कीमत का निर्धारण करने के लिए यदि हम ब्रेड की मांग, यदि अन्य वस्तुओं की कीमत और उपभोक्ता के रीति रिवाज और भविष्य की कीमत को फिलहाल छोड़ दे तो ब्रेड की कीमत और उपभोक्ता की आय पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ब्रेड की कीमत और उपभोक्ता की आय पर निर्भर करती है। लिख लो,
माना हम ब्रेड की कीमत का निर्धारण करना चाहते हैं, तो ब्रेड की मांग पूरे लिख लें, तो ब्रेड की मांग यदि अन्य वस्तुओं की कीमत, यदि अन्य वस्तुओं की कीमत उपभोक्ता के रीति रिवाज, अन्य वस्तुओं की कीमत उपभोक्ताओं के रीति रिवाज और भविष्य की कीमत को, और भविष्य की कीमत को फिलहाल छोड़ दें, फिलहाल छोड़ दें, तो ब्रेड की कीमत और उपभोक्ता की आय पर निर्भर करती है। तो यानी कि जो ब्रेड की मांग है, तो ब्रेड की मांग ब्रेड की कीमत व उपभोक्ता की आय पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? उपभोक्ता की यानी ब्रेड की कीमत और उपभोक्ता की आय पर। जैसे QD बराबर फंक्शन ऑफ PX और Y, जहां QD ब्रेड की मांग है और F फंक्शन है, PX वस्तु की कीमत है या ब्रेड की कीमत है और Y उपभोक्ता की आय है। ठीक है। ब्रेड की मांग के बाद अब करते हैं ब्रेड की पूर्ति। ब्रेड की पूर्ति में यदि उत्पादन व तकनीकी तथा सरकारी नीति को फिलहाल छोड़ दें, तो ब्रेड की पूर्ति ब्रेड की कीमत और आटे की कीमत पर निर्भर करती है। क्या? ब्रेड की पूर्ति। तो लिखें इसको, कैसे लिखेंगे? यदि उत्पादन व तकनीकी व सरकारी नीति को फिलहाल छोड़ दें, तो ब्रेड की पूर्ति ब्रेड की कीमत व आटे की कीमत पर निर्भर करेगी। आटे की कीमत पर निर्भर करती है। ऐसे लिखो। तो क्या हो जाएगा? QS बराबर, क्या हो जाएगा? QS बराबर फंक्शन ऑफ PX और PT। यहां QS पूर्ति है ब्रेड की, F फलन है, PX ब्रेड की कीमत हो जाएगी और PT आटे की कीमत हो जाएगी। ठीक है। ये दोनों जिस बिंदु पर निर्भर करते हैं
दोनों पर बराबर हो जाएंगे, तो QS बराबर QD हो जाएगा। रेखा चित्र के माध्यम से किस प्रकार से समझेंगे? ये Y अक्ष है, ये X अक्ष है, ये O बिंदु है। यहाँ पर तो ले ली वस्तु की मात्रा, और यहाँ पर क्या ले लिया? कीमत ले ली। क्या ले ली? कीमत ले ली। अब ये DD मांग वक्र हो गया, और ये सप्लाई वक्र हो गया, पूर्ति वक्र हो गया, SS। ठीक है, जहां ये दोनों काट रहे हैं उस बिंदु को हमने E बिंदु अंकित कर दिया। क्या कर दिया? E बिंदु अंकित कर दिया। अब यहां पर विनिमय और वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है, तो वस्तु की कीमत तो क्या हो जाएगी? ये वस्तु की कीमत हो गई P, और ये वस्तु की मात्रा हो गई Q। ठीक है, तो इस चित्र की व्याख्या कैसे करेंगे कि OX अक्ष पर हमने वस्तु की मात्रा ली है, OY अक्ष पर हमने वस्तु की कीमत ली है। ठीक है, जिसमें DD मांग वक्र है, SS सप्लाई वक्र है या पूर्ति वक्र है। दोनों मांग और पूर्ति वक्र जहां काट रहे हैं वहां पर हम E बिंदु अंकित कर रहे हैं। E बिंदु दोनों बराबर है, जहां पर ये दोनों बिंदु बराबर हैं वहां पर हम कीमत का निर्धारण कर रहे हैं। कीमत का निर्धारण मतलब P हो गया, यानी कि OQ विनिमय की मात्रा पर कीमत क्या हो जाएगी? OP हो जाएगी। अब इसमें जो Y है, क्या है? Y यानी कि उपभोक्ता की आय। क्या है? उपभोक्ता की आय। और PT क्या है? आटे की कीमत। ये दोनों बाह्यजात चल राशि कहलाती है। इनमें इनका निर्धारण या जो ये निर्धारित होती है, ये मॉडल के बाहर से निर्धारित होती है। ठीक है ना, यानी मॉडल निर्धारित करता है Y यानी कि उपभोक्ता की आय और PT को। ठीक है, और बाकी जो विनिमय की मात्रा Q, विनिमय Q और वस्तु की कीमत P, ये दोनों अंतर्जात चल राशि होती है। ये मॉडल के अंदर से आती है। इस प्रकार से अपना व्यष्टि आर्थिक मॉडल ही खत्म होता है। अब इससे आगे अपन पढ़ेंगे समष्टि आर्थिक मॉडल। समष्टि अर्थशास्त्र बोल दे या आर्थिक मॉडल। समष्टि आर्थिक मॉडल। समष्टि आर्थिक मॉडल में हमें 4 चीज दी होती है, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन के लिए हमें चार भाग दिए होते हैं, 4 चीज दी होती है। जैसे उपभोग व्यय, विनियोग व्यय, सरकारी व्यय, विश्व निर्यात। तो इसको लिखें Y = C + I + G + X - M। तो क्या हो जाएगा? जो Y = C + I + G + X - M लिखना चाह रहे हैं कि जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन है, ऐसे लिख लो, यहां लिख देता हूं, सकल राष्ट्रीय उत्पादन, सकल राष्ट्रीय उत्पादन के 4 भाग होते हैं, के 4 भाग होते हैं। उपभोग व्यय,
विनियोग व्यय, सरकारी व्यय और विश्व निर्यात। तो लिख लें उपभोग व्यय। दूसरा है विनियोग व्यय, इन्वेस्टमेंट, कंज्यूमर सर्विस। विनियोग व्यय, सरकारी व्यय, गवर्नमेंट, सरकारी एक्सपेंडिचर। और भाई विश्व निर्यात, एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, विश्व निर्यात। ये चार भाग हो गए किसके? सकल राष्ट्रीय उत्पादन के। सकल राष्ट्रीय उत्पादन के चार भाग हो गए। सी का मतलब उपभोग व्यय, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, जी का मतलब गवर्नमेंट और एक्स माइनस एम का मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन के चार भाग कर दिए हमने, उपभोग व्यय, विनियोग व्यय, सरकारी व्यय और विश्व निर्यात। अब इसमें हमें सी दिया हुआ होगा, जैसे लिख देता हूं जो कुछ दे रखा है अपन को। सी इज इक्वल टू C 40 प्लस 0.8 YD। C इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8 YD। आई दे रखा है, आई बराबर 80 करोड़, जी बराबर 60 करोड़ और एक्स माइनस एम बराबर 20 करोड़ रुपये में दे रखा है। और एक्स माइनस एम विश्व निर्यात कितना दे रखा है? 20 करोड़। ठीक है, इनको हम इस मॉडल में रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू सी का मान रखेंगे 40 प्लस, सी की जगह रखेंगे 40 प्लस 0.8 YD। तो 40 प्लस 0.8 YD। मैं ऐसा कैसे लिख रहा हूं आगे? आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब सबका मान रख रहे हैं। यहां पे ये भी दिया होगा कि y इज इक्वल टू YD, y इज इक्वल टू YD। तो YD की जगह हम y रख सकते हैं। क्या हो जाएगा? y बराबर 40 प्लस 0.8 y प्लस आई का मतलब 80 प्लस जी का मतलब 60 और प्लस एक्स माइनस एम का मतलब 20। ठीक है, ये y को y की तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? y माइनस 0.8 y इज इक्वल टू 40 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 20, 200 हो गए ना। y माइनस 0.8 y इज इक्वल टू 200। ठीक है, 40 और 80 120, 120 180, 180 200। ठीक है, अब y में से 0.8 y जाएगा तो कितना बचेगा? 0.2 y, यानी कि 1.0 y में से 0.8 y घटाएंगे तो y का तो y रह जाएगा। यहां से हंस लेंगे, 10 बढ़ गए, 10 में से 8 गए तो 2, 0 बच गए, 0 में से 0 गए तो 0, तो 0.2 क्या बच गया? 0.2, 0.2 y, 0.2 y बराबर 200। y बराबर क्या जाएगा? 200 बटा 0.2, दशमलव हटाएंगे नीचा का, y इज इक्वल टू 200 बटा 2 और ये दशमलव हटेगा तो क्या आ जाएगा? क्या जाएगा? यहाँ गुणा 10, 2 से काटा कितना आ गया? 100, 100 गुणा 10 करेंगे तो y बराबर कितना जाएगा? 1000। जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन है वो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। अब बात करें कि उपरोक्त मॉडल में, इस मॉडल में C, I, G और X माइनस M
ये चारों बाह्य जात चल राशियां कहलाती है। क्या कहलाती है? बाह्य जात, क्योंकि इनका निर्धारण हम पहले से कर लेते हैं। पहले से कर रखा है कि c बराबर इतना है, i बराबर इतना है, g बराबर इतना है और x माइनस m इतना है। तो इनका निर्धारण पहले से किया होता है और ये मॉडल के अंदर से निर्धारित होते हैं। ठीक है, और क्या कहलाएंगे? ये बाह्य जात चल राशि। बाह्य जात चल राशि बोल दो या चल राशि बोल दो, एक ही बात है। और जो y है, इनका मान रखने के बाद जो y निकल कर आया है, ये क्या कहलाता है? अंतर्जात। अंतर्जात चल राशि कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से अपना आर्थिक मॉडल कंप्लीट हुआ। थैंक यू।